हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए BSc सेकेंड ईयर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर होता है। कैसा कलर होता है? ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज रेड कलर, ऑरेंज रेड कलर, ठीक है ना। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ये देखिए K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है ऑरेंज रेड कलर होता है और यह वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। तो पहले ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है K2Cr2O7 इज K2Cr2O7 is orange red कलर, ऑरेंज रेड कलर, ठीक है ना। इसका ऑरेंज रेड कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। तो देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ऑरेंज रेड कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ऑरेंज रेड कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक। इसके बाद इट इज सॉल्युबल इन वाटर, सेकेंड प्रॉपर्टी है इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, यह वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है ना बेटा। तो आप ये देखा इसमें जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसका कलर होता है ऑरेंज रेड कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और यह वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है ना, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। अब देखिए जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 है ना। तो यहाँ जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो क्रोमियम है इस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना है? +6 है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6 है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है ना। अब इसी +6 के कारण जो होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्यों, तो आपको यही कहना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो कैसा एजेंट है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब इसमें आप लिखेंगे क्या कि पोटेशियम डाइक्रोमेट बिहेव एज, देखो
potassium K2Cr2O7 behave as strong oxidizing agent, ठीक है ना, strong oxidizing agent, because in this compound chromium is in its higher oxidation state, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग पावर इज ड्यू टू oxidizing power is due to liberation of nascent oxygen ठीक। अब देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट बिहेव एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज इन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में क्रोमियम इज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हायर है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग पावर इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है वो लिबरेट करता है नेसेंट ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन? नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करने के कारण इसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। जैसे देखो ये है आपका K2Cr2O7। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिए तो देखिए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 1 होता है। एल्कली मेटल्स है, 2 पोटेशियम है तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। क्रोमियम का हमको ऑक्सीडेशन नंबर मालूम नहीं है, यहाँ कितने क्रोमियम एटम है? 2 हैं, तो मान लिया ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है? X है, तो 2 into X हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं? 7 हैं, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सभी कंपाउंड्स में क्या होता है? -2 होता है, इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये हो गया 2 प्लस क्या हो जाएगा? 2x, और यहाँ हो जाएगा -14 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 2x इक्वल टू हो जाएगा 14 - 2, ठीक है ना। 14 - 2 यानी अब 2x इक्वल टू 2 + 2x - 14 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये देखिए -14 है, यहाँ 2 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x - 12 इक्वल टू 0। देखिए -12 हो जाएगा यहाँ पर, ये -14 है, ये 2 है, ठीक है ना, तो 12 हो गया। अब 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? उधर जाएगा, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12/2 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6 है, ठीक है ना। इसी के कारण ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करता है। और देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके कारण होता है? लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि यह नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है, ठीक है ना, इसलिए इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, ठीक। अब फिर नीचे लिखिए। अब देखिए K2Cr2O7 प्लस EH2SO4, ठीक है ना। अब ये बनेगा आपका K2SO4 प्लस Cr2SO4
होल थ्राइस प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, H2O प्लस क्या होगा नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब ये कैसा ऑक्सीजन है आपका, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना, नेसेंट ऑक्सीजन। अब इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से जो है आपका ये नेसेंट ऑक्सीजन जो ये निकल रहा है, इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से एक ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करता है, ठीक है ना, इसकी वजह से नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है ना। अब इसमें आप इसको देख लीजिए, जैसे यहाँ पर K2Cr2O7 है 7 दूनी 14, यहाँ पर 3 दूनी 6, तो इसका मतलब कि यहाँ हो जाएगा आपका कितने आ रहे हैं 3 दूनी 6, ये हो जाएगा हमारा 7 हो गया 4, H2SO4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब ये देखिए इसी लिक्विड जो नेसेंट ऑक्सीजन है, इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से एक ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए पहला K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजेज फेरस इनटू फेरिक आयन। फर्स्ट अब ध्यान दीजिएगा, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हायर है। आपको निकाल के बताया गया पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ठीक है ना। और ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करके पोटेशियम सल्फेट, क्रोमिक सल्फेट और ये नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है ना। इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण जो है इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, ठीक है। अब देखिए K2Cr2O7 नेक्स्ट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेज फेरस आयन इनटू फेरिक आयंस। अब ये देखिए जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, फेरिक आयन। फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा फेरिक आयन। ये देखिए Fe2+, ये आपका फेरस आयन है, और ये Fe3+ जो है आपका ये फेरिक आयन है। तो ये फेरस आयन है, ये फेरिक आयन है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इस फेरस आयन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, फेरिक आयन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये है 6 FeSO4 प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन है, क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन, ये हो जाएगा 3 Fe2SO4 होल थ्राइस, ठीक है ना, 3 Fe2SO4 होल थ्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये फेरस आयन FeSO4, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है, लेकिन 3 Fe2SO4 होल थ्राइस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3+, और यहाँ पर कितना है, 2+। तो ये फेरस सल्फेट है और ये क्या है, फेरिस सल्फेट है। यहाँ पर ये है आपका फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, फेरिक सल्फेट में, फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना। अब बैलेंस करके देख लो ऑक्सीजन कितना चाहिए, यहाँ पर 6 24, यहाँ हो जाएगा 4 36 ऑक्सीजन यहाँ चाहिए है, इधर भी 36 होना चाहिए, 6 24, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 12 ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये देखिए फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर दिया किसमें, फेरिक आयन में, फेरस आयन को ऑक्सीडाइज किया फेरिक आयन में, ठीक है। इस आगे अब देखिए K2Cr2O7
K2Cr2O 7 + 6 FeSO4 + H2SO4, ठीक है, H2SO4। तो अब यहाँ पर ये बनेगा, आपको पता है, ये हो जाएगा K2SO4 + Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस हो जाएगा 2Fe3SO4 होल थ्राइस प्लस हो जाएगा H2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 7H2O, 7H2 प्लस आपका हो जाएगा 7 नेसेंट ऑक्सीजन, 7 नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये आपका कौन सा सल्फेट है, क्रोमियम। देखो यहाँ पर फेरस जो है ये आपका फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट, ठीक। फेरस सल्फेट यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है, 2+ है। यहाँ फेरिक सल्फेट में इसका ऑक्सीडेशन क्या है, 3+ है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 3+ है। ये है आपका फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट, ठीक है ना। फेरस सल्फेट कन्वर्ट हो रहा है फेरिक सल्फेट। और यहाँ देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है। और यहाँ पर भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ठीक है ना। तो फेरस सल्फेट कन्वर्ट हो रहा है फेरिक सल्फेट, ठीक। इसके बाद है K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज, K2Cr2O7 oxidizes primary alcohol and secondary alcohol into aldehyde and ketones, into aldehyde and ketone respectively। अब देखिए जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्डिहाइड में और कीटोन में। तो प्राइमरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में, ठीक है ना। तो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा आपका कीटोन में, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो ये होगा आपका K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल प्राइस प्लस कितना है आपका 4H2O प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। कौन सा ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन। ध्यान रखो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा, ये बनेगा आपका पोटेशियम सल्फेट और क्रोमिक सल्फेट। ये कौन सा सल्फेट है, क्रोमिक सल्फेट, ठीक है ना, ये क्रोमिक सल्फेट। और ये नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है ना। अब यही जो नेसेंट ऑक्सीजन है यही प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा किसमें, एल्डिहाइड में, ठीक है। अब देखिए जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है 3C2H5OH,
प्लस आपका ये नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्डिहाइड CH3CHO, ठीक है ना, CH3CHO प्लस वाटर में कन्वर्ट कर देगा ये H2। अब देखिए दोनों स्टेप आपको लिख दिया। पहले स्टेप पे देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके पोटेशियम सल्फेट बना और क्रोमिक सल्फेट बना, और ये नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब यही नेसेंट ऑक्सीजन प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा किसमें, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया। अब देखिए 3 नेसेंट ऑक्सीजन से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये हो गया K2Cr2 को 7 + 4H2SO4 प्लस हो जाएगा ये 3C2H5OH एरो, ये हो जाएगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस हो जाएगा आपका 3CH3CHO प्लस हो जाएगा 4,3,7H2। ये आपका है एसीटल्डिहाइड। क्या है, एसीटल्डिहाइड। तो देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट में एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल आपका ये प्राइमरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एल्डिहाइड, ठीक है ना। इसी तरह से आप देखिए ये है 3CH3CHO 3CH3C, और यहाँ पर ये सेकेंडरी अल्कोहल हम लेते हैं, ये है CH3 और यहाँ हो जाएगा ये OH और ये H, ठीक है ना। ये देखिए सेकेंडरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है ना। अब जो आपका ये सेकेंडरी अल्कोहल है इस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये देखिए ये नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से मिली, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तब नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी। ये नेसेंट ऑक्सीजन है, यही नेसेंट ऑक्सीजन इस सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा कीटोन। ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड को CH3, इसमें कन्वर्ट हो गया है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3H2O, ठीक है ना। तो ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक। और ये आपका हो गया कीटोन, ठीक है। और कीटोन में क्या है, एसीटोन, ठीक है ना। तो आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर देता है प्राइमरी अल्कोहल को और सेकेंडरी अल्कोहल को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विथ HCl। पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विथ HCl। Potassium dichromate react with HCl to give chromium trichloride. Potassium dichromate react with hydrochloric acid to give chromium trichloride, to give chromium trichloride। अब देखिए ये है K2Cr2 को 7 + HCl, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारा 2KCl + 2CrCl3 और बनेगा 7H2O,
7H2O बन जाएगा। K2Cr2O7 प्लस 8HCl प्लस 2KCl 2CrCl3 यहाँ पर क्रोमियम है 2CrCl3 और बन जाएगा आपका 4H2O। क्या बनेगा यहाँ पर 7H2O की जगह हो जाएगा 4H2O। ठीक है, अब ऑक्सीजन देख लो, इसमें कितने हैं 7 ऑक्सीजन है और यहाँ कितना है 4 प्लस आपका ऑक्सीजन होगा प्लस 3/2 ये ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज H2S इंटू कोलॉइडल सल्फर। ठीक है ना, कोलॉइडल सल्फर। अब देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कोलॉइडल सल्फर में। इसमें ऑक्सीडाइज कर देता है कोलॉइडल सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3H2S, तो ये कन्वर्ट करेगा किसमें सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3Se। इस सल्फर को कौन सा सल्फर कहेंगे कोलॉइडल सल्फर कहेंगे। ये कौन सा सल्फर है कोलॉइडल सल्फर। ठीक है ना, और इसके बाद K2SO4 बनेगा आपका प्लस हो जाएगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस। ठीक है ना, तो और बन जाएगा आपका 4H2O। यहाँ पर बन जाएगा 4H2O। तो अब देखिए आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड को कोलॉइडल सल्फर में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी रही इसकी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है। तो फिर एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है, यानी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन देता है। कौन सा ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन। यही नेसेंट ऑक्सीजन आपने देखा कि फेरस सल्फेट को कन्वर्ट कर दिया किसमें फेरिक सल्फेट में। फेरस सल्फेट कन्वर्ट हुआ किसमें फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ देखिए ये आपका H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्ट हो रहा है कोलॉइडल सल्फर में। ठीक है ना, तो ये रहा इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। इसके बाद अब आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ K2Cr2O7। हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ K2Cr2O7। स्ट्रक्चर ऑफ K2Cr2O7। स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट ये है K2Cr2O7, तो इसका आयनाइजेशन होगा आप जानते हैं बेटा 2K+ में होगा और ये हो जाएगा Cr2O7। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए जो आपका क्रोम Cr2O7 डबल माइनस आयन है, अब इसी का स्ट्रक्चर हमको देखना है। तो इसमें देखिए क्रोमियम के कितने एटम है इस आयन
2 एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 7 एटम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के 7 एटम हैं और क्रोमियम के 2 एटम हैं। तो दोनों क्रोमियम एटम जो हैं वो ऑक्सीजन के 1 एटम से जुड़ेंगे। किससे? 1 एटम से जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जो आपका Cr2O7 ये वाला आयन है Cr, ठीक है ना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना। Cr2O7 डबल माइनस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? sp3 ऑक्सीडेशन Cr2O7 डबल माइनस में जो क्रोमियम एटम है ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसमें है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और आपको पता है कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है ना। ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी, ठीक। इसमें जो होता है ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच जो होता है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। तो अब देखिए डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कैसी होती है अभी हम बताते हैं आपको। तो पहले लिख लो, पहले लिखिए कि इन पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन पोटेशियम डाइक्रोमेट both the chromium atom, both the chromium atom, both the chromium atom are the sp3, are the sp3 hybridized, sp3 hybridized state, sp3 hybridized state। अब देखो ड्यू टू sp3 hybridization, due to sp3 hybridization the geometry is टेट्राहेड्रल। अब देखो आपको हमने बताया ना कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो दोनों क्रोमियम एटम हैं इनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और आपको पता है कि जब मॉलिक्यूल्स में का सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है और ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड होते हैं तब उसकी ज्योमेट्री जो होती है वो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है ना। तो अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो क्रोमियम है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन उसमें है? sp3 है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है ना। ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। इन डाइक्रोमेट आयन, इन डाइक्रोमेट आयंस, इन डाइक्रोमेट आयंस। अब डाइक्रोमेट आयन क्या है? Cr2O7 डबल, ये डाइक्रोमेट आयंस है, ठीक है ना। 2 क्रोमियम एटम आर लिंक्ड बाय, 2 क्रोमियम एटम आर linked by 1 oxygen atom, 1 oxygen atom, ठीक है। d pi p pi bonding take place, d pi p pi bonding take place, d pi p pi bonding take place between chromium and oxygen, between chromium and oxygen, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपको पता है
जैसे आपका देखिए एक क्रोमियम एटम है, ठीक है ना, और ये क्रोमियम एटम है, ठीक। अब ये दोनों क्रोमियम एटम का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखिए जो दोनों क्रोमियम एटम हैं ये ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन एटम से, ये ऑक्सीजन एटम से, ठीक। और इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। ये देखिए ये ऑक्सीजन, अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर देखिए O माइनस और यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी हो जाएगा ये ऑक्सीजन और यहाँ हो जाएगा ये O माइनस, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है। तो अब ये स्ट्रक्चर देखिए, एक स्ट्रक्चर आपका ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये देखिए ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुआ ना। अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आपको पता है कि ये दोनों क्रोमियम एटम में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना। अच्छा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ देखो ये ऑक्सीजन जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है और ये जुड़ा है। इसमें देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि एक क्रोमियम एटम 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ये देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड बना है इसमें क्रोमियम का डी ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल? क्रोमियम का डी ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल? पी ऑर्बिटल। साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। तो ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है, ठीक है ना। तो डी ऑर्बिटल किसका? क्रोमियम का डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए इसको कहेंगे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। उसी तरह से यहाँ पर क्रोमियम का डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाए हैं, तो इसको कहेंगे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। क्या कहेंगे? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है ना। ये कौन सी बॉन्डिंग है? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है। इसी तरह से यहाँ पर ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है और ये भी डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है, ठीक है ना। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है ना, Cr2 7 डबल माइनस आयंस, ठीक है। इस तरह से ये रहा आपका प्रॉपर्टी पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टी और उसका स्ट्रक्चर। थैंक यू।